प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आपका गायत्री कॉलेज सांचौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की ये ऑनलाइन क्लास बीएससी और बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट के सब्जेक्ट बॉटनी के लिए है। हमारा आज का टॉपिक है जनरल कलेक्टर ऑफ फंगी न्यूट्रिशन। आज हम पढ़ेंगे कवकों के सामान्य लक्षण जिसमें पोषण की विधि कैसी होती है के बारे में। अभी तक हमें ये जानकारी हो चुकी है कि कवक अप्रकाश संश्लेषी थैलापादप होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है, इसलिए ये अपना भोजन दूसरे जीवों से, चाहे वो जीवित हो या मृत कार्बनिक पदार्थ हो, से प्राप्त करते हैं। कवकों की पादप काय थैलाब होती है। थैलस संरचना या थैलस का संगठन कई प्रकार का हो सकता है, जैसे दीर्घ ऊतक, आवासीय मर्दितों की राइजोम प्रकार का, स्ट्रोमो प्रकार का, स्क्लेरेसिया इत्यादि प्रकार का। कवकों की कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की होती है जिसमें कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इसमें रिजर्व फूड ग्लाइकोजन प्रकार का होता है इत्यादि। हम जनरल कलेक्टर ऑफ फंगी के विभिन्न भागों में हम प्रीवियस क्लास के अंतर्गत स्टडी कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन से संबंधित कि कवकों में पोषण कैसा होता है, किस प्रकार से होता है। तो कवकों को पोषण के आधार पर वैज्ञानिकों ने कुल पोषण के आधार पर कुल 3 भागों में विभक्त किया है। पहले वे कवक जो अपना भोजन जीवित कोशिका से प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी या पैरासाइट कवक कहते हैं। दूसरे वे कवक जो अपना भोजन या पोषण मृत कार्बनिक पदार्थों से करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से करते हैं, वो कहलाते हैं मर्दोपजीवी या इसको नाम देते हैं सैकेरोफाइट। और तीसरा वो समूह जिसमें पाए जाने वाले कवक दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं और उसके बदले में उसको भी कुछ न कुछ सहारा प्रदान करते हैं, आवास प्रदान करते हैं। इसको नाम देते हैं सहजीवी या सिम्बायोसिस प्रकार के कवक। तो पोषण के आधार पर कवक की 3 प्रकार के होते हैं, परजीवी, मर्दोपजीवी और सहजीवी। पहली बात करते हैं परजीवी प्रकार के कवक के बारे में। ये अपना भोजन किससे प्राप्त करेंगे? जीवित कोशिका से करेंगे, जीवित कोशिका से। क्या आप बता सकते हो कि इस कोशिका से, जीवित कोशिका से पोषण प्राप्त करने के लिए इन कवकों में कौन सी संरचना विकसित होती होगी? आपने पहले पढ़ा था, तो इसको नाम देते हैं हस्टूल। क्या कहेंगे? हस्टूल या हिंदी में शुष्कांग पाया जाता है। ये एक मोबाइल संरचना होती है जिसकी कोशिका भित्ति पतली होती है और जीवित कोशिका से पोषण को अवशोषित करती है। ये पुनः 2 भागों में विभक्त किए गए हैं। एक को नाम देते हैं ऑब्लिगेटिव पैरासाइट या अवैकल्पिक परजीवी। ऐसे कवक केवल और केवल जीवित कोशिका से ही पोषण प्राप्त करते हैं। जीवित कोशिका के अभाव में ये मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त नहीं करते हैं। तो इनके पास कोई विकल्प नहीं है कि परजीवी या जीवित कोशिका की अनुपस्थिति में एक अन्य से पोषण प्राप्त करें, इसलिए इसको नाम देते हैं अविकल्पिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आता है पक्सिनिया। पक्सिनिया कैसा है? अविकल्पिक परजीवी कवक है। दूसरे प्रकार की वे परजीवी कवक है जिनको नाम देते हैं विकल्पी मर्दोपजीवी। अब पर किसको है? परजीवी को, और है क्या है? विकल्पी मर्दोपजीवी। इसको समझने से पहले हम मर्दोपजीवी को समझ लेते हैं। तो मर्दोपजीवी जैसे पैरोफाइट किसको कहते हैं? जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे एक राइजोपस होती है, जिसको रोटी कहते हैं, वो रोटी के ऊपर लगती है, रोटियों का ढेर पड़ा होता है, उसके ऊपर
अचार के ऊपर लगने वाले म्यूकर काले रंग की रचना होती है, वो भी किससे प्राप्त है? मृत कार्बनिक पदार्थ। सड़े गले गोबर पे कोई कवक विकसित हो जाती है, ठूंठ पे कोई कवक विकसित हो जाती है, तो वो सब के सब क्या है? मृत कार्बनिक पदार्थ। और इनसे पोषण प्राप्त करने वाले कवकों का नाम देते हैं मर्तोपजीवी। अब किससे करें? मृत कार्बनिक पदार्थ से करें, तो इसको नाम देंगे विकल्पी मर्तोपजीवी। क्यों कहेंगे? क्योंकि परजीवी कुछ ऐसे प्रकार के होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों से भी पोषण प्राप्त कर सकते हैं, तो विकल्पी परजीवी हुआ। और इसके अतिरिक्त मर्तोपजीवी मृत कार्बनिक पदार्थों के अभाव में जीवित कोशिकाओं से भी पोषण प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसे मर्तोपजीवी जो जीवित कोशिकाओं से भी भोजन प्राप्त करते हैं, वो कैसे? परजीवी। इसलिए लिखा गया है विकल्पी मर्तोपजीवी, या हम उसको विकल्पी परजीवी भी कह सकते हैं। तो विकल्पी परजीवी कैसे होंगे? जो मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। मर्तोपजीवी कवकों को भी दो भागों में विभक्त किया है, अविकल्पी मर्तोपजीवी, जिसके बाद कोई विकल्पी नहीं है, वो केवल मृत कार्बनिक पदार्थों से ही पोषण प्राप्त करेगा। विकल्पी या नेगेटिव सेप्रोफाइट कहलाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल म्यूकर। और दूसरा विकल्पी परजीवी, लगता है लेकिन है क्या? इनके पास विकल्प है कि ये मृत कार्बनिक स्थानों पर, बल कार्बनिक पदार्थों के स्थान पर जीवित कार्बनिक पदार्थों से भी यदि कोशिकाओं से भोजन प्राप्त करें तो क्या कहलाएगा? विकल्पी परजीवी। एग्जाम्पल किसका है? आप सीधे समझ सकते हैं, अविकल्पी और विकल्पी। अविकल्पी माने वो विकल्प नहीं है, विकल्पी के पास विकल्प है, तो मृत तथा जीवित के स्थान पर दूसरे का उपयोग करना प्रारंभ करेगा। तीसरा जो समूह है उसको नाम देते हैं सहजीवी और सिम्बायोसिस। सहजीवी, लाइकेन सहजीवी का, माइक्रोराइजा जिसको यूनियन का नाम देते हैं कवक मूल कहते हैं। तो इस लाइकेन में क्या होते हैं? लाइकेन में दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता है शैवाल और दूसरा पाया जाता है कवक। कवक और शैवाल मिल करके लाइकेन का निर्माण करता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निर्मित भोजन को कवक को प्रदान करता है, और उसके बदले में कवक शैवाल को आर्द्रता ग्रहण करके जल की पूर्ति करता है, और इस लाइकेन के कैलस को किसी सतह से जुड़े रखने में कवक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कवक कौन है? कवक इसको क्या प्रदान कर रहा है? जल और आधार, और शैवाल इसके बदले में क्या कर रहा है? भोजन उपलब्ध करवा रहे कवक को। एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इनको भोजन के लिए इसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, इसको जल की आपूर्ति के लिए कवक पर डिपेंड रहना पड़ता है। यदि इस लाइकेन के कैलस में से कवक को हटा दें तो पीछे क्या रहा? शैवाल। हम लाइकेन नाम नहीं लेंगे, और जैसे ही कवक और लाइकेन में से शैवाल के पार्ट को हटा देते हैं तो पीछे क्या रहेगा? कवक। इस स्थिति में भी लाइकेन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो लाइकेन एक प्रकार के सहजीवी कवकों के एग्जाम्पल के रूप में आता है। दूसरा जो एग्जाम्पल आता है वो आता है माइकोराइजा, जिसको हिंदी में नाम देते हैं कवक मूल। कवक मूल किसमें पाई जाती है? तो एक पादप है पाइनस। कौन सा हुआ? पाइनस। पाइनस की पूरी मूल, इस मूल के चारों तरफ कवक जाल पाया जाता है। इस प्रकार की बनी हुई संरचना को कवक मूल के नाम से जानते हैं। अब ये कवक करता क्या है? कवक इसके आसपास के क्षेत्र से आर्द्रता को ग्रहण करके मूल के पास में ला करके संग्रहित करता है। फलस्वरूप मूल के पास में जल की सांद्रता सामान्य से अधिक हो जाती है, और इसी कारण जल इस मूल द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाता है, नंबर एक। और दूसरा, कवक द्वारा स्त्रवित किए जाने वाले रसायन के कारण आसपास की मृदा कणों के अपघटन के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के खनिज लवण जैसे पोटेशियम है, फास्फोरस है, इत्यादियों का संग्रहण
इस मूल के चारों ओर अधिक मात्रा में हो जाता है। फास्फोरस का मूल के द्वारा अवशोषण उसी स्थिति में सामान्य रूप से होता है जब इसकी सांद्रता बहुत अधिक हो। सांद्रता कम होने पर मूल के द्वारा फास्फोरस का अवशोषण नहीं होता है। तो कवकों ने क्या किया, इस मूल को जल की मात्रा या आर्द्रता के साथ साथ में फास्फोरस या खनिज लवणों का संग्रहण आसपास बढ़ा देते हैं, जिससे इसका अवशोषण आसानी से होता है। और उसके बदले में ये कवक मूल से क्या प्राप्त करता है, भोजन। तो एक तो इसको आवास प्राप्त हो गया और एक क्या प्राप्त हो गया, भोजन प्राप्त हो गया। इसके फलस्वरूप इन दोनों जीवों की सामान्य क्रियाएं चलती रहती है। यदि पाइनस के बीज प्रारंभिक अवस्था में बीज जब नवोद्भिद के रूप में विकसित होता है, उस समय कवकों का संक्रमण नहीं होता है, तो पाइनस की सीडलिंग ग्रोथ करके प्लांट के रूप में परिवर्तित नहीं होता। नवोद्भिद के विकास के लिए कवकों का संक्रमण बहुत ही जरूरी होता है। तो पाइनस अपनी ग्रोथ के लिए कवक पर डिपेंड है और कवक अपने भोजन के लिए पाइनस की मूल पर डिपेंड है। इसीलिए इन दोनों का सामान्य रूप से एक दूसरे के ऊपर निर्भरता बनी रहती है। जब कोई जीव या दो से अधिक जीव एक दूसरे के ऊपर अपनी जीवनचर्या को पूरा करने के लिए या अपने जीवन को पूरा करने के लिए निर्भर रहते हैं, तो निर्भर रहने वाली इसी क्रिया को सिम्बायोसिस कहते हैं। ये एक प्रकार की समष्टि पारस्परिक क्रियाओं का प्रकार है। क्या कहलाएगा, सहजीवी। तो इस प्रकार से कुल 3 प्रकार के कवक पोषण के आधार पर विभक्त किए गए हैं। एक होता है परजीवी, दूसरा होता है मर्तोपजीवी और तीसरा होता है सहजीवी प्रकार का। आज के इस टॉपिक की समाप्ति और अगले टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कवकों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जनन अथवा प्रजनन की विधियाँ। थैंक यू।